दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख रियलाइजिंग इंडियाज फिनटेक पोटेंशियल, रेगुलेशन एंड टेक मस्ट इवॉल्व और द हिंदू बिजनेस लाइन में छपे लेख इज द बैंकिंग सेक्टर रेडी फॉर अ डिजिटल ऑनस्लॉट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते कुछ सालों में भारत फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के बड़े बाजार के रूप में उभरा है। बात बिजनेस ग्रोथ की हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, फिनटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर फिनटेक सेक्टर के इस साल के अंत तक $45 बिलियन के पार पहुंचने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा बूम फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली फिनटेक्स में देखा जा रहा है। दरअसल स्मार्टफोन की लगातार बढ़ती तादाद के साथ ग्राहकों की ऊंची अपेक्षाओं ने भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को तेजी से बदला है। बिजनेस से लेकर अन्य गतिविधियों के डिजिटल होने के कारण ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज की स्वीकार्यता काफी बढ़ गई है। ऐसे में फिनटेक सेक्टर ने कारोबार करने के तरीके फाइनेंशियल सर्विसेज एवं पेमेंट स्पेस को ही बदल कर रख दिया है। चूंकि भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिनटेक भारतीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के लिए आगे का रास्ता है और इस क्षेत्र में विकास के काफी ज्यादा अवसर हैं। माना जा रहा है कि फिनटेक भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। इन उम्मीदों के साथ आइए बात करते हैं भारत में फिनटेक सेक्टर के भविष्य की और जानते हैं उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं को। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है फिनटेक। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को फिनटेक कहा जा सकता है। इसमें पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों व व्यापार में वित्तीय पहलुओं के मैनेजमेंट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यानी जब आप अपने वित्तीय कार्य को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जा सकता है और इस काम को पूरा करने वाली कंपनी को फिनटेक कंपनी कहा जाता है। दरअसल फिनटेक शब्द का इस्तेमाल उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है जिनके जरिए वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, इसमें सुधार और स्वायत्तता लाने की कोशिश की जाती है। इसमें एंड टू एंड सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं का उपयोग किया जाता है। फिनटेक को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पहले के समय में बैंक से पैसा निकालने के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, जिसमें काफी वक्त भी लगता था। लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से कोर बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में आ गया है और पैसे का लेन देन भी आसान हो गया है। इसे भी हम फिनटेक कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यूपीआई या भीम ऐप, जो कि वित्तीय तकनीक का एक हिस्सा है, इनसे पैसों का लेन देन सिर्फ चंद सेकंड में संभव है। इन दिनों बैंक एक के बाद एक अपनी मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो यह इन्हीं फिनटेक कंपनियों की वजह से है। यही वजह है कि अब बैंक इन फिनटेक कंपनियों को अपने साथ ला रहे हैं। ये फिनटेक स्टार्टअप बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही ये देश के दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं। साथ ही फिनटेक कंपनियां अब बचत, उधार, बीमा और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सलाहकारी सेवाओं की पेशकश कर रही है। ऐसे कई अहम क्षेत्र हैं जिनमें फिनटेक काफी सक्रिय देखी जा रही है। अब जानते हैं फिनटेक के सक्रिय क्षेत्र क्या क्या हैं। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योरेंस टेक, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल कैश आदि फिनटेक के कुछ अहम सक्रिय क्षेत्रों में शामिल है। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी फिनटेक नवोन्मेष का सक्रिय क्षेत्र है। इसके तहत किसी केंद्रीय बही खाते की बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर लेन देन के रिकॉर्ड को सेफ रखा जाता है। ऐसे ही फिनटेक का एक अहम नवाचार क्षेत्र ओपन बैंकिंग है। ओपन बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बैंक नई एप्लीकेशन और सेवाओं को विकसित करने के लिए तीसरे पक्ष को अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई की सुविधा देते हैं। ओपन बैंकिंग के तहत कार्यरत बैंकों को फिनटेक के साथ प्रतिस्पर्धा की बजाय साझेदारी करने का मौका दिया जाता है। आज देश में ज्यादातर फिनटेक इसी क्षेत्र में एक्टिव दिखती हैं। इसी तरह
इंश्योरेंस टेक भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा रेगटेक भी फिनटेक का सक्रिय क्षेत्र है। रेगटेक रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग व्यवसायों को कुशलता पूर्वक और किफायती तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के नियमों का पालन करने में मदद के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई अहम क्षेत्र हैं जो भारत के फिनटेक सेक्टर में नित्य नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। फिनटेक के बढ़ते प्रभाव को देखकर भारतीय रिजर्व बैंक भी कंज्यूमर्स के बीच फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक डिजाइन पेश किया है। यह एक लाइव और कंट्रोल्ड सिस्टम होगा जो फिनटेक को दुनिया भर में पेश करने से पहले सीमित पैमाने पर अपने नए प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की अनुमति देगा। चूंकि टेस्टिंग एक सीमित पैमाने की होगी, ऐसे में नेगेटिव फीडबैक के मामले में फिनटेक को कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा और लागत भी कम होगी। इससे फिनटेक को अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए सिक्योर सेक्टर भी मिलेगा। यह रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कॉन्सेप्ट फिनटेक के लिए कास्ट इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा और भारत में फिनटेक की मौजूदा स्थिति मजबूत हो सकेगी। आइए जानते हैं भारत में फिनटेक की मौजूदा स्थिति क्या है। बीते कुछ सालों में हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज आदि में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। आज ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म विकसित हो गए हैं जिनसे आसानी से लेन देन किया जा रहा है। मसलन पेटीएम, गूगल पे आदि के आ जाने से अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और छोटे बड़े सभी तरह के वित्तीय लेन देन किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब देश में वित्तीय तंत्र बैंक के ऊपर निर्भर नहीं रह गया है। फिनटेक सिस्टम में छोटे तबके का व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। आज इस सिस्टम में 5-10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति भी आ रहा है। अगर गांव से शहर में किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर पैसे ट्रांसफर करने हो जहां पर बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, उस स्थिति में भी फोन के जरिए मिनटों में पैसा भेजा जा सकता है। इससे निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। यानी अगर आप अपनी टैक्सी का किराया चुकाने या रेस्टोरेंट का बिल चुकाने के लिए पेमेंट नकद में नहीं बल्कि पेटीएम या गूगल पे जैसी किसी सर्विस से करते हैं, तो आप देश में फिनटेक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं। इस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ हमारे और आपके लिए अपने पास कैश रखने की जरूरत खत्म कर दी है, बल्कि बैंकिंग सर्विसेज का रूप भी बदल कर रख दिया है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता भी बढ़ रही है। इस तरह देखा जाए तो भारत में इस क्षेत्र में काफी काम हो रहा है और बदलाव भी दिखाई दे रहा है। फिनटेक कंपनियां अपने इनोवेशन की वजह से देश के कोने कोने में बैंकिंग सर्विस पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं। यही वजह है कि अब बैंक इन्हें अपने प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर मानने लगे हैं। देश में आज पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बैंकों के साथ समन्वय से छोटी कंपनियों को भी अपने नए आइडिया पर काम करने का मौका मिल रहा है। सरकार की कोशिश भी देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने की है। ऐसे में फिनटेक कंपनियों की भूमिका आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। अब जानते हैं कि भारत में फिनटेक सेक्टर के विकास की क्या संभावनाएं हैं। भारत में फिनटेक सेक्टर का विकास फिलहाल अपने शुरुआती दौर में है। उम्मीद की जा रही है कि इस सेक्टर से वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा, जो आज के समय की जरूरत है। हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है। उन तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं है। आज भी एक बड़ा तबका कर्ज के लिए सूदखोरों पर निर्भर है। ऐसे में फिनटेक सेक्टर ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकता है। फिनटेक के जरिए पारंपरिक वित्तीय और बैंकिंग मॉडल में वित्तीय समावेशन से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में देश में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के अस्तित्व के लिए पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पूंजी के अभाव और क्रेडिट सुविधा नहीं मिलने से कई एमएसएमईज बंद होने के कगार पर हैं। ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में फिनटेक की अहमियत बढ़ जाती है, जिसमें इस क्षेत्र में पूंजी की कमी को दूर करने की क्षमता भी है। कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर एमएसएमईज को कई बार बैंक जाने या इसकी जटिल कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। साथ ही फिनटेक ग्राहक अनुभव और पारदर्शिता में सुधार ला सकते हैं। फिनटेक स्टार्टअप सहूलियत, पारदर्शिता, व्यक्तिगत और व्यापक पहुंच व उपयोग में सुलभता जैसी महत्वपूर्ण सर्विसेज मुहैया करते हैं, जो ग्राहकों को सशक्त बनाने में मदद करते हैं। इससे भी लोग फिनटेक के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।
इसके अलावा फिनटेक सेक्टर लोगों को रोजगार सृजन के मामले में भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में स्किल्ड पेशेवरों को अच्छे सैलरी पैकेज पर काम करने का मौका मिल रहा है। आगे भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक रोजगार सृजन की संभावना है, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि भारत में फिनटेक सेक्टर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत में फिनटेक सेक्टर के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। इनमें एक अहम चुनौती साइबर हमले की है। दरअसल प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन और डेटा का डिजिटलीकरण फिनटेक सिस्टम को हैकरों के साइबर हमलों के प्रति सुवेद्य बनाता है। हाल ही में कई डेबिट कार्ड कंपनियों और बैंकों में हुए साइबर हैकिंग के हमले इस बात का उदाहरण है कि हैकर्स कितनी आसानी से इम्पोर्टेंट सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसी तरह एक बड़ी समस्या डेटा गोपनीयता की है। उपभोक्ताओं के लिए साइबर हमलों के साथ साथ इम्पोर्टेंट व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का दुरुपयोग भी एक बड़ी चिंता का कारण है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब शुरू होती है तो उसके कुछ न कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। डिजिटल क्रांति के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आ रहा है वह है डेटा सिक्योरिटी को किस तरह सुनिश्चित किया जाए। डेटा सिक्योरिटी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। फिर डेटा गोपनीयता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं भी हैं। इसके अलावा स्टेबल ब्रॉडबैंड भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रांजैक्शन के लिए सिग्नल का होना बहुत जरूरी है। सिग्नल में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आने वाली एल्गोरिदम को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिनटेक सेक्टर में विनियमन में कठिनाई भी एक अहम चुनौती है। वर्तमान समय में तेजी से उभरते फिनटेक क्षेत्र, खास तौर से क्रिप्टो करेंसी का विनियमन भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल वर्तमान में दुनिया के ज्यादातर देशों में फिनटेक के विनियमन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसे में विनियमन के अभाव ने इस क्षेत्र में घोटाले और धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। लेकिन फिनटेक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विविधता के कारण इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए कोई एकल और व्यापक समाधान तैयार करना बहुत ही कठिन है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह। फिनटेक मौजूदा जरूरतों के मुताबिक भारत के आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों के लिए उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराते हैं। भारतीय परिदृश्य को देखते हुए फिनटेक सेक्टर का विनियमन किया जाना जरूरी है। हालांकि इस क्षेत्र में विनियम के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रयास इसके विकास में सहायक होना चाहिए, ना कि बाधक। भारत में फिनटेक सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा को चाक चौबंद करने की जरूरत है। वर्तमान में भारत साइबर हमलों के विरुद्ध सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर ही निर्भर करता है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और इसकी पहुंच में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बेहद जरूरी है। इसी तरह उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की दरकार है। तकनीकी सुरक्षा उपायों की स्थापना के साथ फिनटेक के फायदे उठाने और साइबर हमले से बचाव के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राहकों को प्रशिक्षित किए जाने से भी फिनटेक के लोकतांत्रिकरण में सहायता मिलेगी। साथ ही देश में एक मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचे की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोग धोखाधड़ी या साइबर क्राइम की जद में आने से बच सकें। इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 को व्यापक विचार विमर्श के बाद पारित किया जाना चाहिए, ताकि भारत में फिनटेक सेक्टर को रफ्तार मिलने के साथ साथ वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिल सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में फिनटेक का विकास वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।